हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वर्ल्ड की कुछ सालों बाद आने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जो एक्चुअली आ चुकी है. इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द डिवास्टेशन दैट इज अबाउट टू हैपन इफ़ कंडीशन इफ़ proper measures are not taken immediately. Alright, then let me begin with explaining what it is about and let me explain you in a very layman's language. मैं एक बहुत ही कॉमन मैन आम आदमी की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है. फिर आप उसे समझ पाएंगे जब मैं उसे टेक्निकल टर्म्स में आपको समझाऊँगा. ठीक है. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को अफेक्ट करेगी, जिसमें इंडिया का स्टॉक मार्केट भी अफेक्ट होगा. इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ. और ये सब बात स्टॉक मार्केट की नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने बैंकिंग सिस्टम्स को भी इन्फ्लुएंस करेगी. तो अगर आप एफडी रखते हैं, अगर आप सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हैम्पर देखने मिलेगा. अपने बैंकिंग सिस्टम में भी हैम्पर होगा, उनको भी नुकसान होगा. दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो येस, इट दिस वट एवर वीडियो आई एम मेकिंग, एट द एंड आई विल लिंक इट कि हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड, how the Indian stock market would be affected, how the Indian banking system and therefore common man of India जिसकी FD है, जिसकी सेविंग्स बैंक है, वो कैसे उसकी अर्निंग्स पे अफेक्ट होगा, इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. तो ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद टेकिंग भगवान जी का नाम. जय श्री गणेश. चलिए करते हैं. देखिए, ये एक आदमी है. ठीक है. दिस इज़ मिस्टर ABC. ऑलराइट, मिस्टर ABC हैं. अब अपन को ईयर देखना है. ठीक है. ईयर, अपन इसको एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे. आप मान लीजिए एक साल की बात है. ठीक है. यहाँ पे अपन साल लिखेंगे. ठीक है. अब मान लीजिए कि इस आदमी के पास ओरिजिनली, ये एक आदमी है. ठीक है. ओरिजिनली 100 रुपये खुद के हैं. ठीक है. ओन, ये खुद के हैं इसके, खुद के. ठीक है. यहाँ पे अपन लिखेंगे साल की बात हो रही है. ठीक है. एक बात याद रखिएगा, मिस्टर ABC हैं और इनके खुद के ओरिजिनली इनके पास 100 रुपये हैं खुद के. अब ईयर अपन मान लेते हैं अच्छे कैलकुलेशन के लिए, मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. ठीक है. दिस इज़ जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन. ठीक है. कोई भी साल ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है. बस 5 साल ऐसे अपन ने लाइन से 6 साल लिए हैं. 2001, 2, 3, 4, 5. ठीक है. अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे लोन टेकन, लोन कितने का लिया है अपन ने, यानी अपन पे कर्ज कितना है, ये चीज़. ठीक है. और ठीक है, अब चले, मान के चलिए. और एक बात याद रखिए, ये आदमी जो है, ही इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी. ठीक है. बहुत ही नामचीन आदमी है जिसको बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग भरोसा करते हैं. ये एक अच्छे परिवार से आता है. ही इज़ वेरी पॉपुलर इन द सिटी. ठीक है. ऑन अ पॉजिटिव साइड, नॉट नोटोरियस, ही इज़ अ पॉजिटिव फिगर इन द सिटी. अब हुआ क्या है ना, इमेजिन करिए ये एक बिजनेस स्टार्ट करता है. ठीक है. ही स्टार्ट्स अ बिजनेस, ही स्टार्ट्स अ बिजनेस. इसने 100 रुपीज़ से एक बिज़नेस स्टार्ट किया, 100 रुपये यूज़ करके, जो इसके ओरिजिनली इसके पास थे. ठीक है. अब हुआ क्या, मान लीजिए क्योंकि ये नया बिजनेसमैन है, या मान लीजिए ये एक ऐसा बिज़नेस करता है जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाता है. ठीक है. तो इसके पास अभी लोन कितना है, इसने स्टार्टिंग में कोई लोन नहीं लिया. ठीक है. अब सॉरी, अब हुआ क्या ना, ये मान लीजिए 2000 की बात है, ये ईयर 2000 था. ठीक है. एक साल कंप्लीट हो गया, 2001 की बात आ गई. अब इसका जो रिटर्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न है, वो मान लीजिए इसको -10 रुपये का लॉस होता है. ठीक है. एक साल बिजनेस करने में इसको 10 रुपये का नुकसान होता है. इसको हटा देते हैं, यहीं पे 2000 की बात करते हैं साल भर में. देयरफॉर
एट द एंड ऑफ 2000, ठीक है, ही वुड बी लेफ्ट विथ ₹90 वर्थ, ठीक है। तो इसके पास 90 रुपये के वर्थ बचा इसके बिजनेस का, ठीक है। अब हुआ क्या है, सिंस ही इज़ अ नोन फिगर इन द सिटी, तो अब बात आती है 2001 में, ठीक है। ये करता क्या है, ही टेक्स ₹10 लोन, ठीक है, ही टेक्स ₹10 का लोन। तो 2001 में ये 10 रुपये का लोन ले लेता है, ठीक है। अब देयरफॉर अब इसके पास ही अगेन, अच्छा पहले मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ लोन की। लोन ऐसे कोई फ्री में तो देगा नहीं, ठीक है। लोन एट 10% एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, मान लीजिए फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स लेते हैं, नहीं फॉर अपन लेते हैं, एक काम करिए, इसको लेते हैं फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। ये इसने लोन लिया है 2001 में, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, अब इसके पास 100 रुपये आ गए वापस, ठीक है। अब वो चीज़ अपन पहले करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाए, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, हर साल इसको कितना देना पड़ेगा, 3 साल तक, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में 10%, 10 रुपये का 1 रुपये। सेकेंड ईयर, मैं आपको बिल्कुल सिंपल उससे समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये ज़्यादा आएगा बट ठीक है, मान लीजिए इतना इतना। और थर्ड ईयर 1 रुपये, ठीक है। यानी पहले साल में इसको 1 रुपये लौटाना है, दूसरे साल में 1 रुपये, और तीसरे साल में कितना लौटाना है, 10 और 1 रुपये, पूरा 11 रुपये इसको लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरे साल का इंटरेस्ट और 3 रुपये मतलब इसको वापस भी करने पड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ईयरली कैलकुलेशन, यानी हर साल कितना लौटाना है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, यानी इसको हाउ मच टू रिटर्न यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितना रिटर्न करना है। पहले साल में इसको कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसके एक साल में 1 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये और यहाँ पे 11 रुपये, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ, यहाँ पे अपन एक और कॉलम बना लेते हैं और इसमें अपन मेंशन करेंगे कि इसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये की वर्थ थी, ठीक है। खुद से अगले साल इसकी बची 90 प्लस इसने 10 रुपये ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसने, अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा, सॉरी 83 होना चाहिए, वन सेकेंड, हाँ, ओह अच्छा, ओके आई गॉट दिस, हाँ जी। तो लेट मी जस्ट यूज़ दिस हैंड, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये इसका इक्वेशन बनता है, तो अब इसके बाद होगा क्या, अब मानिए ये फिर बिज़नेस करता है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इस साल बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके 100 वर्थ हो गया था, ठीक है, जिसमें 90 रुपये खुद के थे और 10 रुपये का लोन अमाउंट था, ठीक है। इसमें ये फिर मान लीजिए 90% ही रिटर्न आ पाता है, इसमें यहाँ ऐसा बोल लीजिए इसको, वैसे ही जैसे अपन ने लास्ट टाइम इसको देखा था कि -10% लॉस, ठीक है। तो इसकी फिर से वर्थ हो गई 90 रुपीज़ की बची, 10 रुपये का हुआ लॉस, ठीक है, कोई बात नहीं। 2002 की बात स्टार्ट हुआ, इसकी फिर से 90 रुपये वर्थ बची। अब इसने मान लीजिए ले लिया ₹20 का लोन, ठीक है, इसने 2000 रुपये का लोन लिया। अच्छा, इसका जो फर्स्ट ईयर आएगा, यानी यहाँ मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ,
और यहाँ पे 2004 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ रिटर्न, ठीक है। 20 रुपये का लोन लिया, वापस एट 10% एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। बस अब आप ज़्यादा वो मत सोचिए, बस आपको अब समझने आने वाला है मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ। सेम ईयरली कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अब ये 2 साल का है तो इसको सिर्फ 2 साल ही रिटर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। यानी इसके साल क्या बनेंगे, 2003, 2004, ठीक है। 10% के हिसाब से 2 रुपये यहाँ और 2 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ यहाँ, ठीक है। अब ऐसा मान लीजिए ये बिज़नेस करता है 100 रुपये से, जो इसके पास 100 रुपये नहीं 110 हो गया ना, आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ पे 110 रुपये हो गए, क्यों, 90 उसके खुद के थे और 20 रुपये का लोन था, ठीक है, तो 110 रुपये थे। अब मान लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस आई वुड से यहाँ पे इसको मान लीजिए 0% लॉस होता है, 0% लॉस, ठीक है, हर बारी तो नहीं होगा, यानी इसके पास 110 रुपये ही बचते हैं। अब आप इतना पहले केस समझिए, फिर मैं आपको आगे का समझाऊंगा, ठीक है। यानी इसके पास एट द एंड ये वाली चीज़ याद रखिएगा कि इसके पास आखिर में पैसे कितने बचे हैं, 110 रुपये हैं। एक्चुअली ना अपन को 2004 तक का एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ना एक बार 2004 तक समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट ही और लगेगा, समझिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब बात करते हैं 2003 की एंड 2004। अब आप मान के चलिए फॉर यू टू ईजी अंडरस्टैंडली, जस्ट इमेजिन ही डज नॉट टेक एनी लोन, ठीक है, नो लोन, मतलब आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स कि अगर ये लोन लेता तो क्या होता, बट द प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, आई वांट टू से नो लोन, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन जो भी थी पहले यहीं तक की रहेगी, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। अब आप ज़रा इस टेबल पे आइए, ठीक है, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट सो दैट यू कैन, हाँ ठीक है, आपको पूरी टेबल दिख जाएगी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है, अब आप इमेजिन करिए इसके पास लोन था इसका, ठीक है। अब ये वाला जो लोन है ये रिटर्न कब होगा, 2004 में, यहाँ पे होगा -10, ठीक है, नीचे, यानी यहाँ 10 तो था ही, यहाँ उसने 20 और ले लिया, तो 10 + 20, यानी टोटल लोन कितना हो गया, 30 रुपीज़। अब अपन ने बोला कि 2003 और 2004 में नहीं लिया है ना, तो यहाँ 30 ही रहेगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि -10 रिटर्न, ठीक है। और ये मान लीजिए 2004 तक ही था, तो यहाँ पे 20 रुपये लिया था, तो यहाँ पे अब 0 बचेगा, क्योंकि -20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 रुपीज़ बचेंगे लोन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पे इसकी वर्थ कितनी थी, यहाँ पे 90 प्लस ये 2002 में इसके पास हो गए थे 90 + 20, यानी यहाँ पे था 100, यहाँ पे हो गया था 110। अब यहाँ पे इसने कोई यहाँ पे क्योंकि कोई लोन नहीं लिया है, यहाँ पे भी 30 रुपये था, तो यहाँ पे भी 110 था, यहाँ पे 10 रुपये रिटर्न हो गए हैं, तो वापस 100 रुपये हो गया है, और यहाँ पे 20 रुपये रिटर्न हो गया, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस था, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 80 रुपये ही उसके पास बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस कॉलम में क्या लिखा था, अगर आप ध्यान से देख पाएँ, हाउ मच टू रिटर्न, पहले साल 1 रुपये, दूसरे साल, ठीक है। और एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। आइए अब इसको फिल करते हैं टेबल को। 2002 की बात हुई, इसको 2003 में लौटाना पड़ेगा। देखो 2003 में इसको कितना लौटाना पड़ेगा, 1 रुपये यहाँ से और 2 रुपये यहाँ से, ये 2003 की बात चल रही है, यानी टोटल इसको लौटाने पड़ेंगे 3 रुपये, ठीक है। 2004 में कितने लौटाने पड़ेंगे, देखिए 2004 में 11 रुपये और 22 रुपये, तो 11 और 22 यानी 33 रुपये इसको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 रुपीज़ लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई लोन ही नहीं है इसके पास, ठीक है। ये अब अपनी टेबल बन गई, ये आप समझ गए। यहाँ देखिए 2003 में ये जो प्रीवियस लोन था, जो 2001 का जो लोन था 10 रुपये का, उसको 2003 में 1 रुपये लौटाना है,
ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये, बट 2004 आएगा तो मेच्योरिटी हो रही है, क्योंकि ये लोन था 3 ईयर्स के लिए, 2001 से 3 ईयर 2004 बनता है, और यह जो 2002 में लिया था लोन 20 रुपये का, ये 2 साल के लिए लिया था फॉर 2 ईयर्स, यानी 2002 से 2004, यानी 2004 में मेच्योरिटी थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया था 10 रुपये और 20 रुपये ये भी लौटाना है, इसलिए ये जो 33 रुपये 2004 में लौटाना पड़ेगा। अब जबकि अपन ने ये टेबल भर ली है, तो आइए अब अपन समझते हैं जो भी खेल है वो इस टेबल का है, ठीक है, आइए समझते हैं। तो अब इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स जूम इन अ लिटिल बिट, यस, एंड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल क्लियरली, ठीक है। अब हुआ ये है, पहले ये जो लिखे हुए हैं ये वर्थ है आपका लोन लेने के बाद, ठीक है, इसको एक्चुअली अब अपन फिर से भरते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा सा चेंज होगा इसका इक्वेशन, ठीक है। तो आइए इसको फिल करते हैं टेबल को। 0 रुपीज़ थे, खुद के 100 रुपये थे, तो वर्थ कितनी थी 100 रुपये, ठीक है। 10 रुपये का लोन लिया, हाउ मच टू रिटर्न इसका एंड में, तो देखिए 10 रुपये का था, 90 यहाँ हो गए, तो 90 प्लस 10 माइनस 1, टोटल कितना हुआ 99 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2002 में क्या इक्वेशन आएगा, 99 रुपीज़ का वर्थ बचा है, ठीक है, प्लस तुमने कितने का लोन लिया था अपन ने यहाँ पे 2002 में 20 रुपये का ना, हाँ 20 रुपये का लोन लिया, यानी ये कितने हो गए 119 रुपये। 119 रुपये में से आपको 1 रुपये यहाँ लौटाना है, यानी आपके पास कितना बचा 99 प्लस 20 माइनस 1, 118 रुपये का वर्थ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बचता है 118 रुपये। अब हाउ मच टू रिटर्न, मान लीजिए 2003 में अपन ने कोई लोन नहीं लिया, तो यहाँ पे आएगा 118 माइनस 3, यानी क्या बचा 118 में से 3 गए 115 रुपये का, ये आपका वर्थ है, ठीक है। अब 2004 जैसे ही आएगा, तो इस 115 रुपये में से आपको 33 रुपये हटाने हैं, तो पहले 15 यहाँ से गए तो बचा 100, अगले 15 गए तो बचा 85, और एक और गया, यानी सॉरी 3 और गए, आई एम रियली सॉरी, यानी आप ये तो सिंपल मैथ्स आप कर लेंगे यार, 2 8 82 रुपीज़, यानी अब आपका वर्थ कितना हो गया 82 रुपीज़, और 2005 में कुछ नहीं था, तो मान लीजिए 82 रुपीज़, ठीक है। तो अपन इक्वेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 2005 का एज एन इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। ये वाले आप टेबल अगर आप रब भी कर दें तो भी इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई यूथ नहीं है इसमें, हटा दीजिए 82 रुपीज़। तो अब आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब ये आदमी लोन ले रहा है, तो दुनिया को क्या दिखता है, पहले आप वो देखिए, ठीक है। व्हाट द वर्ल्ड सीज कि इसकी नेट वर्थ कोई नहीं देखता है, तो रेवेन्यू एक चीज़ जिसको बोलते हैं वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है। देखिए जैसे इसके बाद 100 थे, इसने जब लोन लिया ना, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, हाउ मच टू रिटर्न, ये वाली जो टेबल है हाउ मच टू रिटर्न, जो पेमेंट रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, ये चीज़ द वर्ल्ड डज नॉट सी, ठीक है। द वर्ल्ड डज नॉट सी, होता क्या है, द वर्ल्ड सीज दिस, द वर्ल्ड focuses on this alone, and the world को लगता है कि this is becoming big day by day। कैसे, 100 रुपये खुद के थे, प्लस 10 रुपये का लोन लिया, प्लस 20 रुपये का लोन लिया, हाउ मच डज दिस गाय हैव 132 रुपीज़, तो his net worth is increasing, this is what the world sees। the world doesn't actually know कि उस बंदे का जो नेट वर्थ है ओरिजिनली 82 है, यानी द वर्ल्ड थिंक्स द नेट वर्थ टू बी दिस वर्सेस रियलिटी इज 82 रुपीज़, 100 से कम होके 82 चली गई है। दिस इज़ वॉट रियलिटी इज़ व्हेन यू टेक अ लोन
and you are involved in such a business that does not give you return. तो अब मैंने ये आपको आदमी का इसलिए एक एग्जांपल से समझाया है ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब होता क्या है, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअली एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि जब आदमी बिजनेस करता है तो अगर उसे पहले 2-3 साल में प्रॉफिट नहीं होता है तो ही वुड स्टॉप द बिजनेस. बट क्या गवर्नमेंट ऐसा करती है? डज द गवर्नमेंट स्टॉप द वेलफेयर स्कीम्स? नहीं. ये एग्जांपल एक्चुअली उस चीज़ का है जब आप मिस्टर एक्स की जगह गवर्नमेंट को इमेजिन करें. ठीक है, द गवर्नमेंट डज सच अ बिजनेस. It has to take care of the people who are backward, who are left educationally backward, socially backward. तो उन्हें ऐसी बेनिफिशियरी स्कीम्स चलानी पड़ती हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सच पीपल, जहाँ पे जब अपने किसी गरीब को खाना नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री फूड. जब हेल्थ फैसिलिटीज़ खर्च करने के लिए द पीपल डू नॉट हैव मनी तो द गवर्नमेंट गिव्स देम फ्री प्राइमरी हेल्थ सर्विस एंड इफ बाय वेरियस स्कीम्स secondary and tertiary healthcare facilities. This is what they give you money, the free money to make your to get yourself a home so that you can make home. So these are all the what to say, kalyan yojana na, jisko what we say benefit. I'm not getting the matlab it's actually the government is spending money on such schemes which won't get them return, positive return. So if a government today has 100 rupees and it spends, and like Mr. ABC had 100 rupees, and if he does a business that do not give him profit, the government spends 100 rupees on such schemes that do not return good profits to the government, then what the government will have to do? It would have to take loan. जैसे मिस्टर ABC ने लोन लिया था, द मिस्टर ABC took loan. What happened in the loan? The society, like Mr. ABC के केस में, the society thought कि अब इसके पास 110 रुपये हैं. But the society does not understand that various maturity periods would come in years and times, and Mr. A's actual debt is increasing and the net worth of Mr. ABC is actually decreasing with time. The more loan Mr. ABC takes, the more indebted Mr. ABC gets, the more net worth would be coming down. It would be deteriorating. And how does this happen? It is actually complex, just the way we understood here. कि actually जो एक लोन लिया है वो एक बार में रिटर्न है कि आपने 5 साल लिया तो उसे 5वें साल आपको रिटर्न करना है. एक्चुअली आपको हर साल उसके कुछ इंटरेस्ट रिटर्न करना है. एंड देयर वुड बी ईयर्स व्हेन देयर वुड बी ओवरलैपिंग ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ डिफरेंट लोन्स दैट यू हैव टेकन. And there you would be getting a massive blow when you would have to return the capital and interest together for multiple loans, and therefore the world would suddenly realize that your net worth has actually come down. Now this is what is happening. Now this happens with every nation, I would say, because the government is, the government has to take care of the people who are backward in the society, and it's not about India, it's about the world. Every government in the world is responsible to take care of its people, ठीक है, who are not able to take care of themselves. Now what happens is there are limits on how much amount the government can take loan. ठीक है, हर कंट्री की एक लिमिट होती है. देर आर रूल्स दैट द गवर्नमेंट सेट फॉर देमसेल्व्स कि भाई कुछ भी हो जाए इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते. जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए तब तक लोन ले सकता है जब तक उसकी नेटवर्थ ज़ीरो. अब एक बार जब ऐसे रिड्यूस होते होते जो 100 से 82 आ गई है, 100 से लेके जो 82 आ गई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड देन सडनली इट वुड बी ज़ीरो. मिस्टर ए इज़ ऑन रोड नाउ. तो ये चीज़ ना हो जाए, द गवर्नमेंट कैनॉट लेट दिस हैपन. तो एक लिमिट बनाती है कि भाई अगर अपनी नेटवर्थ 100 से 60 आ गई तो फिर हम इसके बाद नो फ्रेश लोन्स नहीं लेंगे. पहले वी वुड वाइंड अप द इंटरेस्ट एंड द कैपिटल रीपेमेंट ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन व्हेन अवर नेटवर्थ विल गेट 100 अगेन, देन वी वुड अगेन इफ नेसेसरी टेक न्यू लोन्स. नाउ दैट इज़ वॉट द गवर्नमेंट्स हैव टू डू. देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम. देयर इज़ नो impending, what to say, compulsion on the government, any government, to do this. But as a responsible government, you cannot get bankrupted as a country. Jaise for example the Pakistan has got bankrupt. Many Asian countries including Bangladesh, I think the situation is very bad, is
Now what we actually see is Pakistan getting indebted, what to say, bankrupt. What we do not realize is that the greatest propagator of democracy is very much indebted, to a limit that it has become a time bomb in itself. Yes, my friends, I am talking about the great United States of America, which is actually not so great. ठीक है. As you may know, for those who have studied economics or have studied history, global financial crisis, ठीक है, led to actually दो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. ठीक है, आई टेल यू. एक हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1929 के आसपास, द ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, गिफ्टेड टू द वर्ल्ड बाय द यूएस, पहला. एंड दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 2007-8 के लगभग. ठीक है, एंड दैट वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एज आई जस्ट रोड, GFC, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. अब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स कि एक्चुअली GFC में हुआ क्या था. हुआ ये था कि इफ़ यू माइट नो, इफ़ कंसिडर दिस इज़ यूरोप. ठीक है, एंड हियर सिट्स द सबका बड़ा भाई USA. ठीक है, दिस इज Atlantic Ocean in between. Okay, all right, this is Atlantic Ocean in between. Banks of Europe majorly USA funded. ठीक है, रिमेंबर. और US में तो वो होंगे ही. हुआ क्या था, दिस इज एक्चुअली नोन एज द सब प्राइम क्राइसिस. Subprime crisis. What happened in US was subprime crisis. So what happened is USA's bank, the banks in the USA were given loans. यहाँ पर ये US में हुआ था, and how it impacted here I would let you know. ठीक है, the banks were giving out loan. ठीक है, पैसा to people, to the individuals. Okay, they were giving out loans to the people, and who in reality did not have capability to repay it. ठीक है, बैंक्स पर धड़ाधड़ लोन देते जा रहे थे ऐसे लोगों को. होम लोन ले लो, ये लोन ले लो, वो लो, पर्सनल लोन्स ले लो. इन ऐसे लोगों को हु डिड नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रीपे इट. हुआ क्या एट द एंड, जब मेच्योरिटी पीरियड आई इन लोगों की, जैसे किसी ने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लिया, दे कुड नॉट रीपे. ठीक है, दे कुड नॉट रीपे द लोन अमाउंट. ठीक है, लोन अमाउंट. हुआ क्या, बैंक्स वर अंडर लॉस, वर इन लॉसेस, दैट टू ह्यूज लॉसेस, बिकॉज दे हैड गिवन लोन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो हुआ क्या है, इनकी बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट केम अंडर losses, I would say, डेट क्या, केम अंडर स्ट्रेस. तो इस प्रॉब्लम को बोला गया, अगर आप अंडर स्ट्रेस, अगर आप इसको जानते होंगे तो इसको बोला गया बैलेंस शीट सिंड्रोम, बैलेंस शीट स्ट्रेस सिचुएशन, इसका एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, अब सेम सिचुएशन यूरोप में हुई, और क्योंकि बैंक्स ऑफ यूरोप जो थे वो मेजरली फंडेड बाय USA थे, तो यहाँ की भी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी.
अब जैसे ही इसकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई तो इससे इंडिया कैसे अफेक्टेड होता था, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता था उस टाइम यूरोप में, और क्योंकि यहाँ के जो इंडिया के जो लोग थे वो अपने मतलब यूरोप के लोगों ने लोन लेके मतलब ये इम्पोर्ट करते थे, बिजनेस वर्क्स लाइक दैट, तो इंडिया का भी रीपेमेंट नहीं हुआ था। यानी आप मुझे सामान दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, इसके पेमेंट कर दूंगा, एंड दैट हैपेंस इन बिजनेस वेरी वेरी इट्स वेरी यूजुअल। फिर वहाँ पे पेमेंट नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ से ये इम्पैक्ट हुए, यहाँ से अपन इम्पैक्ट हुए, दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। अब हो क्या रहा है ना, फॉर द थर्ड टाइम, ये चीज़ 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है, फॉर द थर्ड टाइम यूएसए इज ऑन वर्ज ऑफ gifting the world another taste of its so self propagated greatness। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझिए इस बात को। ठीक है, ये मैंने आपको ना इस स्लाइड में ये चीज़ समझाई है कि जो इसके पहले हो चुका है वो एक्चुअली क्या था। ठीक है, आई थिंक ये इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड और वाचिंग माई वीडियोज दे शुड नो व्हाट हैज़ हैपेंड प्रीवियसली, एंड नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दिस थिंग कि अब ये थर्ड टाइम एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है। तो होता क्या है, मान लीजिए यूएसए एज अ कंट्री ये है, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, 100 रुपये हैं इसके पास, ये स्पेंड करेगा 100 रुपये। ठीक है, स्पेंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर इसके पास बचते हैं मान लो 90 रुपये, जैसा कि अपन उस केस में देखा। अब होता क्या ना, इसको मिलिट्री एक्सपेंड करनी है, ऑफ कोर्स, हाउ शुड आई से, spread democracy oblique bomb countries so that their private arms manufacture could sell more and earn higher profits। ठीक है, तो when I say they need to spread democracy, for them spreading democracy is the word, and for the rest of the world and in reality उन्हें दूसरे कंट्रीज़ को बॉम्ब करना है so that their private arms manufacture could sell more and earn higher profits। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया में एक वेब सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर, उसमें एक डायलॉग था गुड्डू त्रिपाठी का, वो बोलते थे कि हम मिर्ज़ापुर को मतलब अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्ज़ापुर को अमेरिका। सो दैट इज़ हाउ, आपको पता होगा कि इंडिया में गन लेने के लिए लाइसेंस लगता है, आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, कलेक्टर की एसपी से परमिशन जाएगी, कमिश्नर या कलेक्टर परमिशन की। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आप दुकान पे जाएंगे, जैसे अपने चिप्स खरीदना चाहते हैं इंडिया में, वहाँ पे आप जाएंगे, आर्म्स पैसे दीजिए, आपको गन मिल जाएगी जो चाहिए विदाउट एनी लाइसेंस। क्यों? क्योंकि भाई प्राइवेट आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट को फंड करते हैं। जैसे अपने एलिगेशन लगते हैं कुछ A&A पे कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट पावर में आती है, उनको पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ऐसे ही जो बड़े बड़े आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं वो अलग अलग पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं पॉलिटिकली कि आप अगर आओगे तो गिव बेनिफिट टू अस। वहाँ पर ये चीज़ आर्म्स के लिए बहुत कॉमन है। तो यूएसए का स्प्रेड डेमोक्रेसी वाला ये जो, जैसे हैरी पॉटर चोगा पहनता था, है ना, ड्रेप करता था खुद को उसमें इनविजिबल, ऐसे ही यूएसए हैज़ यूज अ ड्रेप, इट ड्रेप्स इट सेल्फ ऑन, जिस पे बाहर साइड लिखा रहता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी, और अंदर से एक्चुअली होता है टू स्प्रेड दी वायलेंस इन सच अ वे दैट वी शुड पुट डिफरेंट कंट्रीज अंडर सिचुएशंस लाइक वॉर। ठीक है, ताकि
जहाँ पे वॉर होगा वहाँ पे गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इलीगली चैनल्स बनाए जाते हैं अमेरिका से, और अमेरिका ही जाके उन टेररिस्ट ग्रुप्स को, उन अनरेस्ट किए हुए लोगों को उस कंट्री के गन्स प्रोवाइड करता है और अपनी आर्मी भेजता है। वर्ल्ड को दिखाता है कि सी वी आर कंट्रोलिंग, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो एक तरफ बड़ा भाई बनता है, सॉफ्ट पावर दिखाता है, हार्ड पावर दिखाता है, गन से सॉफ्ट पावर दिखाता है कि सी वी आर स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी, वी आर प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। एक चीज़, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को जिनको ये फाइट करने पे मजबूर कर देता है, उनको गन्स भी यही प्राइवेट मैन्युफैक्चर जो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के थ्रू फंडेड मतलब जाते हैं, चैनल बनाए जाते हैं, तो बेसिकली पैसे भी ये कमाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते भी हैं कि यही हैं जो गांधी जी हैं, द गांधी ऑफ द वर्ल्ड इज़ यूएस। ये चीज़ वो दिखाते हैं। तो दैट्स why I called the spread of democracy by US is like bombing countries so that the private arms could sell more and earn higher profits so that they can fund the government of US, and the government earns money, the private parties earn money, and it's like quid pro quo. I'll give you war, you spread more money, you sell more guns, and you give us, you fund us more. ठीक है। तो होता क्या है, ये स्प्रेड डेमोक्रेसी के लिए भी यहाँ पे मनी स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफ लोग भी होता है। ठीक है, फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी को एक्सपैंड करना है, टेक्नोलॉजी बनानी है, मोर प्लेन्स बनाने हैं, है ना, नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सोशल वेलफेयर के लिए भी चाहिए है। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है बट ठीक है, एजुकेशन एट्सेट्रा, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुल मिला के ये गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है। ठीक है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसमें से कई ऐसे होंगे जहाँ से रेवेन्यू भी आता होगा। ठीक है, जो अपन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट मतलब ऐसे सर्विसेज देती होगी जिससे रेवेन्यू भी आता होगा। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मान लीजिए था 100, ठीक है, जो इसके पास ओरिजिनली था यहाँ पे 100, रेवेन्यू मान लीजिए आता है 80, ऑब्वियसली कमी आएगा ना। द गवर्नमेंट एक ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जहाँ प्रॉफिट के लिए बिजनेस काम करे, और अगर है भी तो फिर सारे बिजनेस वो नहीं होते जिससे प्रॉफिट आए, इसलिए। तो यहाँ पर अपन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेफिसिट। द गवर्नमेंट वुड बी अंडर डेफिसिट। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये। अगर आप इक्वेशन समझ गए हैं तो फॉर 1 year the deficit is nothing। ठीक, और एक्चुअली अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो एक्चुअली डेफिसिट इतना बड़ा नहीं होता है। अगर मैं इसको प्रॉपर टर्म्स में आपके सामने रखूँ तो डेफिसिट होता है 3 से 4%। तो मान लीजिए इसके पास 97 रुपीज़ है। ठीक है, तो डेफिसिट कितना हुआ, 3%। टोटल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ईयर 1 है। आप मान लीजिए, सॉरी आई थिंक इट्स वो थोड़ा सा ज़्यादा डेटा हो जाता है तो फिर लैग्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 years। ठीक है, अब मान के चलिए जो डेफिसिट है, और मैं अगर इसमें इसको ना ऐसे लिख देता हूँ एक उसमें रुपीज़ के टर्म में, तो 3 रुपीज़ था। ठीक है, रुपीज़ के डॉलर्स मान लीजिए, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3%। अब मान लीजिए एट द एंड ऑफ 10 years हर साल मान लीजिए 3-3 रुपये का हो रहा था, तो 30 रुपये का हो जाएगा। डेफिसिट हो जाएगा 30 रुपीज़ का, विच वुड इम्प्लाई 30%। अब होता क्या है ना, अगले साल आपको ज़्यादा ही स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको कैसे समझाऊँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये यहीं पे पहले आप ये केस समझिए। 3 रुपये का डेफिसिट था ना, तो गवर्नमेंट लोन लेगी, और लोन सिर्फ 3 रुपये का नहीं लेगी। क्या है, इस बार उसने 100 रुपये खर्च किए, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, या मान लीजिए द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी अब ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, है ना, द वर्ल्ड ऑर्डर इज़ चेंजिंग, अमेरिका को दिखाना पड़ेगा और ज़्यादा स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये लोन लेगी 13 रुपये का। 3 रुपये, 3 रुपीज़ रिकवर लॉस प्लस 10 एक्स्ट्रा, 13 रुपये लॉस, 13 रुपये लोन लिया, ये पहले साल का है फॉर ईयर 1। 10 साल बाद 30 रुपये का हुआ, हो सकता है यहाँ पे 13 रुपये करके आप 10 साल मान लो, तो लोन इसका हो जाए 130 रुपये का, हो गया 130 रुपये का।
अब आप देखिए ध्यान से हुआ क्या है ओवर द ईयर्स। इसी सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट। ओवर ईयर्स, या मैं बोल दूँ आ डिकेड, या आ नहीं, फ्यू डिकेड्स, ठीक है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, फ्यू डिकेड्स, लोन debt would become X% of GDP। ठीक है, अब GDP क्या होता है, आप ऐसा ही मान लीजिए कि 100 रुपये जिनके पास थे, एक्चुअली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री एक साल में कितना अपने बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस करती है उसको GDP बोलते हैं। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स लोन डेट है वुड बिकम X% ऑफ GDP। ठीक है, अब होता क्या है ना, इट्स अ प्रॉब्लम एज इन ये जो X% ऑफ GDP होती है, GDP से आपकी कंट्री की कैपेबिलिटी देखी जाएगी। ये जो X% है ये प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, मेरे जेब में 100 रुपये हैं और मैं 100 रुपये लोन में हूँ। मैं 100 रुपये का लोन लो चुका हूँ, अलग अलग 10 रुपये करके, 10 बार 20 रुपये का भी, कैसे भी करके मैं 10 रुपये लोन ले चुका हूँ। तो क्या मेरी कैपेबिलिटी है 100 रुपये? अब मान लीजिए अचानक से 100 रुपये यहाँ माई ओन लोन, अगर ये लोन अचानक से बोलते हैं रीपे, 100 रुपये इधर चले जाएंगे, माई ओन क्या बचेगा? ज़ीरो, बैंकरप्ट। ये चीज़ तो नहीं हो सकती, इसलिए एक लिमिट लगाना ज़रूरी है ताकि अगर आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करना पड़े अचानक से तो आप बैंकरप्ट ना हो जाए। इसको बोलते हैं बैंकरप्सी, बैंकरप्ट। ठीक है, और ये आदमी हो तो फिर भी ठीक है, अगर नेशन बैंकरप्ट हो जाता है इट्स टोटली फिनिश्ड। छोटा देश हो फिर भी ठीक है, यूएस जैसा देश, ओहो हो, जस्ट इमेजिन व्हाट अ हीनियस क्राइम दैट इज टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी जब एक डोनाल्ड ट्रंप आके ये अनाउंस करता है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो वर्ल्ड मार्केट्स 15% गिर जाते हैं, 20% गिर जाते हैं। इमेजिन अगर आज के टाइम पे और आने वाले समय अगर ये चीज़ पूरी इकोनॉमी यूएस की कोलैप्स हो जाती है, जस्ट इमेजिन क्या होगा। द वर्ल्ड मार्केट वुड क्रैश 80%, 90%। दैट इज़ द हार्श रियलिटी, जिसमें इंडियन मार्केट्स भी नहीं। बट ठीक है, विल कम टू दैट। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, लोन डेट वुड बिकम X% ऑफ GDP। इंडिया में क्या सिचुएशन है पहले आप वो समझ लीजिए। फॉर इंडिया वी हैव FRBM एक्ट, FRB एक्ट ऑफ 2013 आई गेस। ठीक है, जस्ट लुक इनटू दिस इज FRB एक्ट ऑफ 2003, सॉरी शायद। लेट मी जस्ट इरेज दिस, अदरवाइज सम पीपल वुड से क्या है FRB एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं फीजल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वी हैव द FRBR एक्ट। ठीक है, दिस लिमिट्स द एक्सटेंड टू विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन बोरो। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है। दिस इज टू लिमिट द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यूएस में ऐसा कोई लॉ है नहीं। एक बहुत 1950s के आसपास का कोई, एक्चुअली कांग्रेस वहाँ की जो है, कांग्रेस है यानी वहाँ का जो लोअर हाउस है, उसने ऐसा कोई एक पेपर था जिसमें कुछ कुछ मेंशन किया था कि कितना लोन ले सकती है, बट ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। और मैं, हाँ, इंडिया की लिमिट क्या है आप मान के चलिए, जो डेट है वो 30-40% के लगभग अलाउड है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक ऑन दिस, इट्स डजेंट मैटर, क्योंकि जो फिगर यूएस का है वो बहुत फार एक्सीड कर चुका है। करेंटली आई विल जस्ट लेट यू नो, करेंटली 120% of USA's GDP जस्ट इमेजिन, यानी इस पॉइंट पे
यानी अगर आज के दिन यूएस से बोल दिया जाए कि भाई साहब हमारा पूरा लोन वापस कर दो, तो इसके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये लोन आज की डेट में भी वापस कर पाए, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज़ एक्सीडेड 100% ऑफ यूएसएस जीडीपी. It's already 120% of its GDP. Now, this situation is very alarming for the US, not alone US, but the world. ठीक है. अब हो क्या रहा है इसमें, तीन चार चीज़ें और ज़्यादा, और इसी को मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ बॉम्ब. ठीक है. नॉट द बॉम्ब that it put the Japan under the Hiroshima Nagasaki cities of Japan, the little boy and the fat man. No, I'm not talking about those bombs, but this is a dead bomb that the USA has implanted on itself, and if that explodes, the US stands as such a prime position that it will take away majority of the world financial, the money system, banking system with it. Okay, so it's a bomb, time bomb. All right. अब इसमें adding to this there are 3-4 more complications which recently has been added. Worsening it would be, the first would be US President Trump का टैक्स रिडक्शन बिल. ठीक है, टैक्स रिडक्शन बिल. अच्छा, मैं एक इसकी अमाउंट आपको दे देता हूँ. ये शायद 36 ट्रिलियन यूएसडीज का लोन हो गया है. 36 ट्रिलियन यूएसडीज का लोन हो गया है, जो 120% इसकी जीडीपी, यानी इसकी जीडीपी 36 ट्रिलियन डॉलर्स के नीचे है. और ये जो है, मैं आपको एक्चुअली बता दूं, दिस इज मोर देन चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, यूके, कंबाइंड जीडीपी. ठीक है. अब जो इसमें नई चीज़ आई है वो आई है, हमारे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि टैक्स रिडक्शन बिल को हम पास करेंगे. इसका मतलब ये है गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड फर्दर डिक्रीज, मोर डेट, क्योंकि भाई लोन लेना पड़ेगा ना, मोर डेट. ठीक है. वर्सन दी ऑलरेडी वर्स सिचुएशन. ठीक है. एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट, आपने भी सुना होगा कुछ दिन पहले, IMF has warned USA of its ever piling debt. ठीक है. एक चीज़. दूसरी चीज़, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे मूडीज़ एटसेट्रा, ठीक है, दे हैव डाउनग्रेडेड US गवर्नमेंट बॉन्ड्स. दे हैव डाउनग्रेडेड द US बॉन्ड्स. अब डाउनग्रेडेड का मतलब ये होता है कि मतलब दे डोंट हैव ट्रस्ट, द ट्रस्ट हैज़ रिड्यूस्ड, है ना, ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द US गवर्नमेंट टू रीपे द लोन विच दे आर. अब ये लोन, ये बॉन्ड क्या है, ये ऐसा है ना कि ये जो अपन बोल रहे हैं ना बार बार कि ये डेफिसिट हुआ तो यहाँ लोन लिया, तो ये लोन लेने के तरीके हैं. मतलब ये लोन लेने के ऐसे तरीके हैं कि जैसे ये जो लोन है ना, ये ऐसा तो है ना कि किसी के पास जाके, तो होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ USA,
ठीक है, इशूज बॉन्ड्स, ठीक है, यूएसए वुड इशू बॉन्ड्स, मैं इसको यूएसए ही लिख देता हूँ, यूएसए इशू बॉन्ड्स, ठीक है। और होता क्या है ना, ये बॉन्ड्स खरीदेगा कौन, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। बॉन्ड्स कोई तो खरीदेंगे, तो होता क्या है, द बॉन्ड्स आर परचेज बाय डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ, अलग अलग लोग खरीदेंगे, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़े परचेज़र ऑफ यूएस बॉन्ड्स हैं वो हैं चाइना और जापान, ठीक है, ये हैं बिगेस्ट। और हुआ क्या है ना, ओवर टाइम दे आर रिड्यूसिंग देयर साइज ऑफ द बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड्स दैट दे होल्ड। वाई? बिकॉज इवन दीज गवर्नमेंट्स आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन दैट यूएस गवर्नमेंट इज अंडर, ठीक है। और यहाँ पे होगा इंस्टीट्यूशंस बैंक्स ऑफ यूएसए एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है। जैसे आरबीआई भी खरीदता है, आरबीआई ऑल्सो, ठीक है ना। बट यही चीज़ एक्चुअली मैंने, तो ये गवर्नमेंट का मैं बोल रहा था, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स का मैं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस बैंक्स अपने प्राइवेट मतलब पर्सनल लेवल पे भी खरीद सकते हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज वेयर मतलब यूएस बॉन्ड्स खरीदी जाती हैं एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए गेट्स लोन, ठीक है, अपने डेट को मैनेज करने के लिए। तो ये चीज़ हुई है फर्स्ट थिंग। तो अब इससे हो क्या रहा है, यू वुड हैव हर्ड वन थिंग कि डाउनग्रेड ऑफ बॉन्ड हुई है, जिससे पैनिक क्रिएट हुआ है, पैनिक अमंग बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है, एंड दे आर पैनिक सेलिंग आई है बॉन्ड्स में, क्योंकि दे आर नाउ नॉट वेरी श्योर दैट द गवर्नमेंट, डाउनग्रेड का मतलब यही होता है कि कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट हैज़ डिक्रीज। इसका मतलब है जो यील्ड होती है ना, यील्ड बढ़ जाती है, तो यील्ड बढ़ना इज़ अ वार्निंग साइन, दैट मीन्स द पीपल आर पैनिक सेलिंग योर थिंग। और पैनिक सेलिंग अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की हो रही है, तो मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर द ट्रस्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एक ऐसा बॉम्ब बन गया है जो जब भी एक्सप्लोड होगा तो बहुत ख़राब होगा। अब होता क्या है, देखिए, यूएसए, इंडिया, चाइना, रशिया भी आप इस तरफ मान लीजिए, रशिया, ठीक है, जर्मनी, यूके, यहाँ पे यूरोप मान लीजिए, मोटा मोटा पूरा यूरोप है ना यहाँ पर इस तरफ, और एटसेट्रा सारी कंट्रीज़ हैं। अब आपको पता होगा ग्लोबलाइजेशन के चलते लिंक्स हैं, ठीक है, लिंक्स ऑलरेडी हैं। अब होता क्या है ना, कहीं अगर आपको पता होगा तो लिंक्स ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर लिंक्स, ठीक है, लिंक्स स्ट्रॉन्गर होंगी, कई इंटरमीडिएट होंगी और कहीं पे फेडेड लिंक्स होंगी, ठीक है। जैसे आपको देखा होगा चाइना के 736 का आंकड़ा चलता है, तो यहाँ पर है वीक लिंकेजेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेजेस, मीडियम। अब ये जब लिंकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो लिंकेजेस मतलब है इकोनॉमिक लिंकेजेस, ठीक है, ये इकोनॉमिक लिंकेजेस की बात चल रही है, ठीक है। अब अगर यूएस अफेक्ट होता है, इफ़ यूएस इज़, मान लीजिए, बैंक्रप्सी के उसमें आ जाता है, तो होगा क्या, जो द हायर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन टू नेशंस, द मोर इट विल बी अफेक्टेड बाय इट। तो जैसे जर्मनी, यूरोप, यूके, ये जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, यानी अगर इस पे यूएस पे अगर 100% इम्पैक्ट आ रहा है, तो यूरोप और ये सब नेशंस पे 90% इम्पैक्ट आएगा। कंट्रीज़ लाइक इंडिया
70% इम्पैक्ट आएगा। चाइना रशिया जैसे कंट्रीज़ पे 50% इम्पैक्ट आएगा। देखिए वर्ल्ड में बचेगा कोई भी नहीं, वर्ल्ड में बचेगा कोई भी नहीं। इट्स जस्ट कितना ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है आपका उस कंट्री के साथ जो कि बैंक्रप्सी के उस पर जा रहा है, ये वाली चीज़ है। तो होगा क्या, जब इंडिया जैसी कंट्री जब 70% अफेक्टेड होगी, यानी जो अदर कंट्री जो 90 हो रही है, इंडिया 70% होगा, चाइना रशिया ये सब 50% होंगे, तो दिस वुड इम्पैक्ट अवर स्टॉक मार्केट। ठीक है, होता क्या है, द FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो FIIs, ठीक है, दे स्टार्ट सेलिंग ग्लोबली। ठीक है, शेयर मार्केट्स कोलैप्स। ठीक है, गोल्ड प्राइजेस स्काई रॉकेट। ठीक है, ये आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा, इसका इम्पैक्ट। तो हाँ, अगर इस पॉइंट पे आप ये सोचें कि मैं अपना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूँ, मार्केट में थोड़ा कम कर दूँ, फेयर इनफ, क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड में भी आपको साल में 20% के लगभग रिटर्न मिल ही जाएगा। तो और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे अचानक से कहीं, अब ये चीज़ देखिए आज नहीं होगा US के साथ व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, अब हाउ टू प्रिवेंट दिस, हाउ टू प्रिवेंट, ठीक है, रोल आएगा फेडरल रिजर्व का, नो, फेडरल बैंक ऑफ US, ठीक है, जैसे अपने RBI फेडरल बैंक का रोल और गवर्नमेंट ऑफ USA का रोल। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ USA का रोल तो ऐसा है, दे आर नेगेटिव। ठीक है, इनका नेगेटिव, ही सीम्स टू बी समथिंग पॉजिटिव बाय नॉट इंक्रीजिंग द, वो नॉट ईजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। आपको याद होगा ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं इन पे कि आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करिए, दे आर नॉट, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट इकोनॉमिकली वेयर द गवर्नमेंट स्टैंड्स। ठीक है, तो इनको इकोनॉमिक में जो ईजिंग तो नहीं बोलेंगे हम, टाइटनिंग बोलेंगे, करना पड़ेगी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो वेरियस होती हैं उससे कहीं ना कहीं इनको सबसे पहले लॉ पास करना पड़ेगा, लॉ टू रेस्ट्रिक्ट दी लोन टेकिंग एबिलिटी ऑफ US। ठीक है, एक लॉ बनाना पड़ेगा जो रेस्ट्रिक्ट करेगा लोन टेकिंग एबिलिटी ऑफ द US की। ठीक है, सेकेंडली इनको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान टू generate more income and repay loans plus interest। ठीक है, कहीं पर भी डिफ़ॉल्ट ना कर दें, इनको ये करना पड़ेगा। मतलब आप यही मान लीजिए मोटा मोटा ये दो चीज़ इनको करनी पड़ेगी, और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दिन में हो जाएगी। इसके लिए एक बहुत विजनरी लीडर की ज़रूरत है, जो कि अभी ट्रम्प शायद वो विजन नहीं दे पा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस, कि कैसे इनका एक ओवरव्यू ले लीजिए अपन ने कहाँ से ये चीज़ देखना स्टार्ट की, कैसे कैसे अपन ने देखा है और कैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। मैंने एक मिस्टर ABC का एग्जाम्पल लिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर है सिटी में, उनका 100 रुपये होते हैं, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा, तो पहले साल उनका लॉस होगा, फिर वो इसको लोन लेंगे बिज़नेस और एक्सपेंड करने के लिए, फिर और लोन लेंगे, और उन्हें अलग अलग टाइम पे लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने पड़ेंगे। तो एट द एंड जब अचानक से जो लोग देख पाते हैं, जब उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि इनकी जो नेट वर्थ है, जो खुद की जो वर्थ है, वो चीज़ कम होती जा रही है जैसे जैसे आप ज़्यादा डेट लेते हैं। और अगर आपका बिज़नेस मॉडल ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉफिट करके दे रहा है, तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी। सेम चीज़ जब मैंने आपको ये बोला कि ये आदमी नहीं है, बस ये गवर्नमेंट है, द ग्रेट USA विच इज़ नॉट सो ग्रेट,
इसने ऑलरेडी 2 बार दुनिया को, एक बार ग्रेट डिप्रेशन, एक बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दे चुके हैं, और ये थर्ड टाइम सेल्फ प्रोपेगेटेड ग्रेटनेस के चक्कर में एक और टेस्ट मतलब देना चाह रहे हैं इस चीज़ का। तो ये कैसे, मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी स्प्रेड करने के नाम पे जो ये बॉम्ब करते रहते हैं और ये सब, तो वो सोशल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है, 100 रुपये उनके पास खुद करेंगे, रेवेन्यू आएगा उसमें से कुछ, तो जो बचा वो डेफिसिट हो जाएगा, जो नहीं ये लोग मतलब जो कमी होगी डेफिसिट, वो % ऑफ GDP के अकॉर्डिंग मान लीजिए थर्ड एक साल ऐसे ओवर द ईयर्स द डेट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज। अब उस डेट को रिकवर करने के लिए या और ज़्यादा खर्च करने के लिए to do more expenditure they have to take लोन कैसे लेंगे? द गवर्नमेंट इशूज बॉन्ड्स, वो इंस्टीट्यूशंस बैंक्स को वहाँ के खरीदते हैं, बाहर के खरीदते हैं, गवर्नमेंट खरीदती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ वो खरीदते हैं, द लोन के पास आ जाएगा, दे वुड स्पेंड अगेन। अब क्योंकि गवर्नमेंट का बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं होता है जो प्रॉफिट करके दे बहुत ज़्यादा, जितना आपका एक्सपीरियंस से कम ही होगा, आप हमेशा डेट में रहेंगे, बट इसको सस्टेन करना पड़ता है, बढ़ना नहीं चाहिए। तो मोर एंड मोर, पहले 13 का लिया, फिर आप अगली बार मान लीजिए 20 का लेंगे, फिर आप उससे तो इट इज़ इंक्रीजिंग। तो अब जो करंट सिचुएशन जहाँ पे यूएस खड़ा हुआ है वो है कि उसका 120% ऑफ यूएस के GDP के बराबर लोन हो गया है, जो कि $36 ट्रिलियन के बराबर होता है। एंड दिस वैल्यू $36 ट्रिलियन इज मोर देन ग्रेटर देन द कंबाइंड GDP ऑफ 5 बिग कंट्रीज विच इज चाइना, इंडिया, जापान, जर्मनी, UK। उसके ऊपर से टू वर्सन द सिचुएशन, टू मेक इट मोर वर्स, यूएस प्रेसिडेंट का, द करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का है टैक्स रिडक्शन बिल, जो कि यूजुअली इम्पैक्ट इसका ये देखा जा रहा है कि द रिचर पीपल ऑफ द कंट्री उनका टैक्स रिडक्शन होगा, जो छोटे हैं उनका तो होगा ही, बट दैट वुड बी वेरी नेग्लेजिबल। मेजॉरिटी 60% जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा द मोर। तो इससे होगा क्या, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम होने की वजह से इन्हीं सारी स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स और डेमोक्रेसी स्प्रेड, द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, उसको डेट और लेना पड़ेगा, एंड दिस वुड वर्स इन द ऑलरेडी वर्स सिचुएशन। तो एज अ रिजल्ट IMF ने क्या किया, वॉर्न किया यूएसओ को उसके एवर पाइलिंग डेट के लिए, ठीक है। मूडीज ने यूएस बॉन्ड्स की जो रेटिंग है उनको डाउनग्रेड किया, जिसके कारण हुआ क्या, पैनिक हुआ है, पैनिक सेलिंग हुई है, जिसका यील्ड बढ़ गई है। तो अगली बार आप जब भी न्यूज़ में ये चीज़ पढ़ें कि यील्ड बढ़ गई है किसी भी चीज़ की, अभी आपने देखा होगा ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई पे है ये यील्ड, है ना, तो ये इसलिए ही है क्योंकि द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ दिस बॉन्ड्स आर डिक्रीजिंग। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि ये जो अलग अलग बैंक्स जो इसके बॉन्ड्स खरीदते हैं ओवर द ईयर्स, चाइना, जापान जो इसकी ग्रेटेस्ट बायर्स ऑफ द बॉन्ड्स थे, उनने भी अपने साइज इसकी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इवन दीज कंट्रीज डू नॉट हैव वेरी मच ट्रस्ट ऑन द US बॉन्ड्स नाउ। अब USA के लिंकेजेस मैंने बताया इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, जो सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड है इकोनॉमिकली कंट्रीज लाइक यूरोप, मतलब यूरोप जो पूरा कॉन्टिनेंट है, जर्मनी, UK जो आते हैं उनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेजेस है इकोनॉमिकली, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन पाएगा। इंडिया जो कि यहाँ एक बीच में लिंकेज होता है उसका तो 70%, और कंट्रीज विच आर लेस इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड विथ US जैसे चाइना, रशिया, उस पर सबसे कम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। होगा क्या, इंडियन मार्केट के लिए क्या इम्पैक्ट है कि FI जो होते हैं, जो मार्केट्स को ड्राइव करते हैं, वो शेयर मार्केट्स में सेलिंग कर लेंगे, सेलिंग करते ही हैं, शेयर मार्केट वुड कोलैप्स, द गोल्ड प्राइजेस अक्रॉस द ग्लोब वुड स्काई रॉकेट, क्योंकि when stock markets are coming down the banks would be giving you very FDs। ऐसा होता है कि फिर जब इतना ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा तो फिर वो आपको FD पे 1% देंगे, सेविंग्स बैंक पे कुछ भी नहीं, इतनी ख़राब सिचुएशन आ जाती है। तो जो गोल्ड है वो सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसलिए लोग उसके पीछे लगते हैं और इसलिए गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाती हैं। अब इसको बचाते कैसे हैं, तो भाई फेडरल बैंकों का अपना रोल है, गवर्नमेंट ऑफ USA का अपना रोल होगा। अभी की सिचुएशन में द गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बल्कि इसको वर्सन करने पे लगा हुआ है, जैसे टैक्सेबल रिडक्शन। फेडरल बैंक हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव है कि वो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा रहा है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, लॉ बनाना पड़ेगा जिसमें लोन कितना ले सकते हो, कितना % ऑफ GDP, जो अभी 120% चल रहा है उसको कुछ भी करके इनको 80-70% के नीचे लाना पड़ेगा, यानी फ्रेश लोन आप ले नहीं सकते, और ऐसी पॉलिसीज़ आपको ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेंगे जो मोर इनकम रेवेन्यू करें, ताकि द गवर्नमेंट कुड रिटर्न द ऑलरेडी पाइल्ड अप लोन्स। So that is how this situation could be prevented, and that is the explanation to the US debt bomb, the issue that I thought we would need to discuss. With that, I'll take a leave. Bye bye. Wishing you good health.